मॉर्निंग 9 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 78। 2 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे थे। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय में हम ये पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जर्मनी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था। उसके ऊपर एक संधि थोपी गई थी एक अपमानजनक संधि थी जिसमें उसको काफ़ी सारा रुपया हर्जाने के रूप में भी देना था और उसके काफ़ी सारे इलाके जो थे वो हथिया लिए गए थे। अब हमें पढ़ना है कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, हिटलर कैसे आया आगे नेता बनकर। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। मतलब वर्साई के महल में जो संधि हुई थी और उसके ऊपर जो अपमानजनक संधियाँ थोपी गई थी उसके वजह से वो बहुत क्रोध में था। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया और इसे ही नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हिटलर जो था जर्मन सेना में सिपाही था, उसने 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली और इसी पार्टी का नाम बदलकर बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हो गया और इसी पार्टी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, आपको मैंने बताया अर्थव्यवस्था का बहुत बदहाल था। जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड था आर्थिक सुधार के लिए, तो अमेरिका में भी शेयर मार्केट के नीचे गिरने के कारण अमेरिका ने भी हेल्प करनी बंद कर दी। इस वजह से आर्थिक अर्थव्यवस्था की बदहाली थी। राजनीतिक खालीपन था। कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो इन समस्याओं से निकाल पाए और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। ये जो सारी कमियां थी, इन कमियों ने हिटलर को जो है वो नेता बनने में बहुत मदद करी। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। मतलब बैंकों के पास पैसा ख़त्म हो चुका था। काम धंधे बंद होते जा रहे थे। मजदूर बेरोज़गार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। अब ये डर हो गया कि बैंक भी दिवालिया हो चुके हैं लोगों के पास काम नहीं है और तो सबको भूखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। अब लोग उस टाइम पे जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था केवल एक नाज़ी पार्टी के अलावा, तो लोगों को नाज़ी पार्टी में कुछ उम्मीदें नज़र आ रही थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। 1929 में जब चुनाव हुआ था तो नाज़ी पार्टी को जर्मन की जो संसद है उसे राइक्सटाग कहते हैं, तो राइक्सटाग के लिए 2.6% ही वोट मिले। लेकिन जब 1932 में वोट हुआ तो उसको 37% वोटों के साथ बहुत बड़ी विजय हासिल हुई और अब ये सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो इस तरह से जो हिटलर है वो एक नाज़ी पार्टी के नेता के रूप में आगे आया। अब है नाज़ी प्रचार की कला, किस तरीके से वो प्रचार करते थे। नाज़ी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता थे, बहुत अच्छी इनके बोलने की शैली थी। हिटलर की अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोज़गारों को रोज़गार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। जब हिटलर भाषण देता था तो उसके भाषण इतने जोशीले होते थे कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना के बारे में कहता था और वर्साई में जो संधि हुई थी उसमें जो अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी उसका बदला लेने के लिए जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने की बात करता था, बेरोज़गारों को रोज़गार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन को अहमियत समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, जो उसके झंडे होते थे ना लाल रंग के, उसमें स्वास्तिक का निशान बना हुआ रहता था। नाज़ी सैल्यूट की कला थी और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें उसकी शक्ति के प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, अब लोगों को हिटलर में एक मसीहा नज़र आने लग गया,
जो कि उनकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता था। एक रक्षक दिखाई दिया, एक अवतार के रूप में नाज़ी पार्टी ने हिटलर को प्रस्तुत किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। अब ये जो छवि थी ये लोगों को बहुत अच्छी लगने लग गई, क्योंकि जर्मनी के लोगों का गर्व और सम्मान पहले ही खो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, उनके लिए ये छवि बहुत ही अच्छी थी। लोकतंत्र का ध्वंस। लोकतंत्र का ध्वंस मतलब लोकतंत्र का खात्मा। लोकतंत्र कैसे खात्मे के कगार पर गया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। अब 1932 में वो संसद में तो आ ही गए थे चुनाव जीतकर, तो 1933 में जो राष्ट्रपति थे जर्मनी के हिंडेनबर्ग, उन्होंने हिटलर को एक शक्तिशाली पद दिया, चांसलर का पद दिया। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही हिटलर को चांसलर का पद मिला, वैसे ही हिटलर ने क्या करा, जो भी लोकतांत्रिक शासन की कोई भी जो भी संगठन था उनको भंग करना, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के ज़रिए अभिव्यक्ति मतलब अपना विचार सामने रखने की स्वतंत्रता, प्रेस और सभा करने की आज़ादी, नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। ये सारी स्वतंत्रताएं ख़त्म कर दी। 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के लिए निरंकुश अधिकार मिल गए। अब हिटलर ने क्या किया, एक और एक्ट पास किया, विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट। अब संसद जो कि जिसमें कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते थे, वो उसको हाशिए पर धकेल दिया, मतलब वो बिल्कुल किनारे चला गया, उसको कोई काम नहीं रह गया। अब वो केवल अध्यादेश यानी कानून ऑर्डर जारी करता था और उसी के ज़रिए उसको निरंकुश अधिकार मिल गए। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। केवल नाज़ी पार्टी रह गई, उससे जुड़े संगठन रह गए, उसके अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी अन्य संगठनों का अस्तित्व खत्म कर दिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो भी अर्थव्यवस्था में जो भी काम होता था हिटलर की मर्ज़ी से, मीडिया, प्रेस, अखबार, ये सब चीज़ें उसी के जो छपना होता था उसकी मर्ज़ी से छपता था। न्यायपालिका जो निर्णय करती थी उस पर भी हिटलर का नियंत्रण हो गया। तो ये थी हिटलर की कहानी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस। हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? हमने सबसे पहले पैरा में पढ़ा, जो भी जर्मनी की हालत थी वो सब आपको लिखनी है। आर्थिक मंदी थी, बेरोज़गार थे लोग, बैंक दिवालिया हो चुके थे। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जर्मन क्या क्या वादे किए थे। उन्होंने किया था नाइंसाफ़ी हुई थी उसका बदला लेना, प्रतिष्ठा वापस दिलाना, बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाना, ये सारे आश्वासन आप लिखेंगे, उसमें पॉइंट्स में आप लोग लिखेंगे इसको। अगला देखिए, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो अब यहाँ ही से आपने लिखना है क्या क्या कदम उठाए। चांसलर का पद मिलने के बाद क्या क्या उसने किया? अध्यादेश जारी किया, प्रेस की आज़ादी ख़त्म कर दी, नागरिकों के अधिकारों को निलंबित कर दिया। ये सब आपको लिखना है। आगे देखिए, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? अब आपको बताना है कि क्या मीडिया माने टीवी या रेडियो या न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो भी बातें आती हैं, क्या आपका उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? आपको उदाहरण देकर लिखना है कि टीवी में जो चीज़ आप कोई देखते हैं तो क्या आप पर उसका कोई असर पड़ता है या नहीं। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे।